हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के 25 क्वेश्चन और आज हम पहुंच जाएंगे 475 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं यहाँ आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है कि फास्फोरस का सबसे स्थायी अपर रूप कौन सा होता है। यहाँ पर बात हो रही है फास्फोरस की। ओके, फास्फोरस मतलब P15। अब देखो, इसके चार अपर रूप होते हैं। कई बार हम पीले को व्हाइट भी बोल देते हैं ना। पीला लिखा है या व्हाइट लिखा है, एक ही मानना है आपको फास्फोरस के केस में। तो यहाँ पर अगर हम स्थायित्व के क्रम की बात करते हैं तो नो डाउट सबसे ज्यादा स्थायी होता है रेड। लेकिन जो काला फास्फोरस होता है, ब्लैक, वह भी लगभग रेड के बराबर ही स्थायी होता है, कुछ थोड़ा सा कम अस्थायी है ना। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इससे कम स्थायी होता है वायलेट। और वायलेट फास्फोरस की ये खासियत होता है कि इसे आप 300 डिग्री सेल्सियस पर भी लेके जाओगे ना, तब भी ये आग नहीं पकड़ता। अगर 300 से ऊपर पर लेके जाओगे 350 तक, तो ये आग पकड़ लेगा, पर 300 डिग्री सेल्सियस तक इसमें किसी तरह की कोई भी आग नहीं पकड़ता है ना। और इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखना है कि जो वायलेट फास्फोरस है, ये कैसा होता है, ये अघुलनशील होता है। ये किसी भी चीज में नहीं घुलता, किसी भी चीज में नहीं, तो ये टोटली अघुलनशील है। और जो सबसे कम स्थायी होता है वो कौन सा होता है, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट या येलो। और यही रीजन है कि इस फास्फोरस को हम खुला नहीं रख सकते, खुला नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील है। कैसा है, अत्यधिक क्रियाशील, इस वजह से हम इसे खुला नहीं रख सकते। ठीक है, याद रखना है आपको। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर को देखा जाए तो फास्फोरस का सबसे स्थायी अपर रूप कौन सा निकल कर आता है, रेड फास्फोरस। ठीक है, रेड फास्फोरस का हम उपयोग एक और चीज में करते हैं। किस चीज में, दिया सलाई में, है ना, याद रखना है आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, पीला या व्हाइट, इसे ही हम व्हाइट भी बोल देते हैं। तो पीला या व्हाइट फास्फोरस किस में सुरक्षित रखा जाता है, हवा में, केरोसिन में, जल में या पेट्रोल में। सही आंसर है जल में। क्यों, क्योंकि जो व्हाइट फास्फोरस होता है ये क्या करता है, ये जल से क्रिया नहीं करता है ना, ये चीज आपको याद रखना है। जल से क्रिया नहीं करता। अगर आप इसे वायु में रख दोगे तो ये अभिक्रिया करके जलने लगता है। केरोसिन में भी ये जलने लगेगा और पेट्रोल तो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, तो इससे विस्फोट होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो पीला फास्फोरस होता है या व्हाइट फास्फोरस होता है, इसे हम पानी में रखते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त किस फास्फोरस को किया जाता है। लाल फास्फोरस को किया जाता है, सेलेनियम को, सिलिकॉन को, या इनमें से। देखो, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, जो लाल फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन यदि आप सेलेनियम का उपयोग करो तो ये भी गलत चीज नहीं है। मतलब कि रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस और सेलेनियम, सेलेनियम का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। का भी उपयोग कर सकते हैं किस चीज में, दिया सलाई में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन इसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर है। इसका निष्कर्षण बहुत मुश्किल से होता है, काफी खर्चा होता है इसके निष्कर्षण में, जो कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बना सकता। वहीं अगर हम रेड फास्फोरस की बात करें तो ये प्रकृति में ठीक ठाक मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती और इसका जो निष्कर्षण है वो भी आसानी से हम कर सकते हैं। इसलिए रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेलेनियम हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेलेनियम को ऐसी से रिप्रेजेंट करते हैं और 34 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, अब देखिए, सेलेनियम के उपयोग देखिए शरीर के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, जो सेलेनियम होता है ना, वो क्या करता है, वो श्वसन क्रिया को अच्छा कर देता है। समझ गए। जो थायराइड होता है, थायराइड, थायराइड के लिए भी सही है ये, थायराइड के लिए भी लाभदायक होता है। इसके अलावा गुर्दे और यकृत जैसी चीजों के लिए भी, गुर्दे यकृत के लिए भी उपयोगी होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो सेलेनियम, कई बार अगर देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी धातु है जो कि मानव के लिए रोग को जन्म देती है या मानव को रोगी बना सकती हैं, या जिनके सेवन से या जिनके थोड़ी सी मात्रा शरीर के अंदर चली जाए तो मनुष्य को कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, तो उसमें आपको सेलेनियम को नहीं लाना है। ठीक है ना, सेलेनियम मनुष्य के लिए हानिकारक पदार्थ नहीं है, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब आपसे कौन सा पूछा गया है, घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग है। देखो, घरेलू का क्वेश्चन सबको पता है, घरेलू में कौन सा किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ने वाले एक तो घरेलू, कौन सा, एक तो हम पढ़ने वाले हैं घरेलू और दूसरा हम पढ़ेंगे फैक्ट्री।
ठीक है ना। तो अगर आप बात करो घरेलू में, घरेलू प्रशीतक, ठीक है, और दूसरी तरफ आप बात करो फैक्ट्री, फैक्ट्री प्रशीतक। तो अगर आप घरेलू प्रशीतक की बात करो तो नो डाउट आप सभी को पता होगा कि फ्रीऑन है, ठीक, कौन सा है, फ्रीऑन। फ्रीऑन कौन सा, फ्रीऑन 12, ठीक है। वहीं अगर आप फैक्ट्री की बात करते हो तो फैक्ट्री में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है अमोनिया। जो बड़े स्तर पर अगर हम प्रशीतक की बात करें तो बड़े स्तर पर प्रशीतक के रूप में अमोनिया, मतलब NH3, अमोनिया कौन सा, लिक्विड अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के लिक्विड फॉर्म को उपयोग किया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्री में या व्यावसायिक स्तर पर। प्रशीतक के रूप में किस चीज का उपयोग किया जाता है, अमोनिया का। आपको फ्रीऑन नहीं टिक करना है, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जल में आसानी से घुलनशील, जल में जो घुल जाए वो क्या है, नाइट्रोजन है क्या, नहीं, नाइट्रोजन जल में नहीं घुलती है। आयोडीन नहीं घुलती है। कार्बन तो बिल्कुल नहीं घुलती है, क्योंकि कार्बन कार्बनिक विलायकों में ही घुलता है कार्बन। अब अगला आता है क्या, अमोनिया। तो केवल अमोनिया ही है जो कि घुल सकता है। देखो इसी तरह से पढ़ना है आपको, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं घुलती, ये चीज आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आयोडीन नहीं घुलती, तभी तो हम आयोडीन को आराम से निकाल लेते हैं, लाइकेन से प्राप्त होता है। इसके अलावा कार्बन, ठीक है, कार्बन तो एक कार्बनिक पदार्थ है, वो अकार्बनिक पदार्थों में नहीं घुलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अनुचुंबकी है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं जो आंशिक रूप से क्या हो जाते हैं, आकर्षित, आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। आंशिक रूप से आकर्षित हो जाते हैं, किसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ये हो जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर। और आंशिक रूप से आकर्षित होते हैं, पूरी तरह से नहीं। अगर बहुत प्रबल रूप से आकर्षित हो जाएंगे तो हम उन्हें फेरोमैग्नेटिक बोल देते हैं, मतलब कि लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप पढ़ ही लो, एक तो आप पढ़ते हो अनुचुंबकीय और एक आप पढ़ लो लोह चुंबकीय, ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, प्रबल आकर्षण, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। ये बस इनमें दो डिफरेंस है, ये वाला अनुचुंबकीय के लिए आंशिक रूप से होते हैं, मतलब बहुत कम आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं पर बहुत कम। और जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो प्रबल रूप से बहुत ज्यादा तेजी से आकर्षित होते हैं। तो अगर आप लोहा को देखो तो ये एक लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। नाइट्रोजन किसी भी तरह का नहीं होता, ना तो अनुचुंबकीय और ना ही लोह चुंबकीय। हाइड्रोजन ना तो अनुचुंबकीय और ना ही लोह चुंबकीय होता है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। आपको याद रखना, देखो अगर आप संकरण निकालना देख लेते हो, जैसे आप मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना देख लो, दो दो, फिर यहाँ पर इस तरह से अगर आप बनाना सीख जाते हो तो आपको अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय में किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप आसानी से निकाल लोगे, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, चांदी की सतह को काला कर रही है, मतलब कि चांदी का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीकरण। अब हम इसे ऑक्सीकरण क्यों बोलेंगे, क्योंकि सतह काली हो रही है, मतलब कि यहाँ पर ये वाली प्रक्रिया कौन सी होती है, इस वाली प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण, ठीक है। संचारण बोलते हैं, संचारण हो रहा है चांदी का, मतलब। और संचारण होता क्यों है, ऑक्सीकरण के कारण। संचारण का मेन कारण ही है कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संचारण नहीं हो सकता। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, क्या ऑक्सीजन सही आंसर हो सकता है, अगर ऐसा होता तो चांदी काफी ज्यादा काली पड़ जाती, क्योंकि ब्रह्मांड में ऑक्सीजन इतनी है कि आराम से चांदी को, जितनी भी ब्रह्मांड में चांदी है उसको आराम, मतलब धरती पर जितनी भी चांदी है आराम से उसे ब्लैक कर सकती है। तो ऑक्सीजन इसका आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है, ओजोन, ठीक है। ओजोन क्या होता है, O3। हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कई लोग क्या करते हैं ना, इन्होंने इसलिए ये ऑक्सीजन दिया है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि संचारण हो रहा है और संचारण के लिए ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण जिम्मेदार होता है संचारण के लिए। और ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब O2 की मौजूदगी में हो रहा होगा, इसलिए पहला आंसर देख के ऑक्सीजन बहुत सारे लड़के लगा देते हैं, पर आपको याद रखना है इसका सही आंसर है ओजोन, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा होता है। आपको टेफ्लॉन का क्या रासायनिक सूत्र पता है, टेफ्लॉन मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, सॉरी टेट्राफ्लोरो क्लोरो। नहीं यार, C2H4 हो, सॉरी C2F4 होता है, हाँ, CF2, CF2 ये होता है फ्लोरीन।
और इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या होता है ये होता है टेट्राफ्लोरोकार्बन, आपको ये चीज याद रखना है। या फिर आप इसे ऐसा बोल सकते हो, टेट्राफ्लोरो इथिलीन। ठीक है, ये होता है इसका एक और नाम। तो देखो, जनरल नाम टेट्राफ्लोरोकार्बन आप बोल सकते हो, लेकिन इसका जो आईयूपीएसी नाम है टेट्राफ्लोरो इथिलीन आप बोलोगे। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है। क्या पूछा आपसे, कार बैटरी। ठीक है ना, कार बैटरी में किस चीज का उपयोग करोगे विद्युत अपघट्य के तौर पर, HCl का, आसुत जल का, नाइट्रिक अम्ल का मतलब HNO3 का, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का। सही आंसर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करोगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है, स्वयं तो जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती, तथा जो सड़े अंडे की जैसी गंध देती। देखो ये है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सड़े अंडे की जैसी गंध। तो सड़े अंडे की जैसी गंध केवल एक ही गैस देती है। देखो अगर आपको गैस भी पता नहीं है तो आप इतना जान सकते हो कि सड़े अंडे की जैसी जो गंध होती है वो सल्फाइड से आती है। सल्फाइड आयंस होगा ना, तो सड़े अंडे जैसी गंध आने लगती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि केवल एक ही है जिसमें सल्फाइड है ना, तो हाइड्रोजन सल्फाइड HS याद रखना है आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, या फिर हाइड्रोजन। किस चीज का करते हो, क्लोरीन का उपयोग करते हो। आपने देखा होगा विरंजक सूत्र मतलब ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर विरंजक चूर्ण। क्या होता है, COCl3, सॉरी CaOCl2। ठीक है, ये होता है CaOCl2 होता है। अब यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। देखो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, ब्लैक लंग रोग का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नियोमोकोनियोसिस। क्या बोलते हैं, ब्लैक लंग रोग को एक और बोलते हैं नियोमोकोनियोसिस। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है, ये बोलते हैं ब्लैक लंग रोग। अब ब्लैक लंग रोग किस वजह से होता है, ये होता है पेंट निर्माण में, विद्युत लेपन में, कोयला खानों में। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना सांस की दिक्कत हो जाती है, सांस की परेशानी होने लगती है। किस चीज से, ब्लैक लंग रोग से। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो लंग लगा है मतलब निश्चित फेफड़ों में कोई दिक्कत होगी, और मतलब सांस, तो सांस की परेशानी होने लगती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। जैसे मान लीजिए अस्थमा, अवरोधित श्वसन मतलब आप मान सकते हो अस्थमा। अस्थमा में आप मान सकते हो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, इनमें क्या भरा हुआ होता है, क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन, या रेडॉन। क्या हो सकता है, सही आंसर बताइए, हीलियम। ठीक है, हीलियम का उपयोग किया, रेडॉन का उपयोग नहीं करते क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है। आर्गन, क्रिप्टॉन बहुत ज्यादा भारी होती है जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हम हीलियम का उपयोग करते हैं। अब हीलियम का उपयोग करते क्यों है, देखो अगर जो शुद्ध ऑक्सीजन आप दोगे ना, शुद्ध ऑक्सीजन बहुत ठंडी होती है। कैसी होती है, बहुत ठंडी। अब अगर ये इतनी ज्यादा ठंडी है, बहुत ठंडी होने की वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, पेशेंट को परेशानी हो सकती है, जिससे उसके लंग में परेशानी हो सकती है। इसलिए शुद्ध ऑक्सीजन ना देकर हम ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण देते हैं, और ये मिश्रण 1:3 में दिया जाता है। ठीक है ना, याद रखना है आपको, 3 भाग ये होगा और 1 भाग ये होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, ओजोन होती है, या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सही आंसर क्या है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कि खराब कर देता है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने 2 अम्ल दे दिए केवल कंफ्यूज करने के लिए। आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये होता है उसमें। ठीक है, और HSO3 अगर ये ऑप्शन में आता है तो ये नहीं होता है, ये होता है, ये सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, एरोसोल का उदाहरण क्या है? एरोसोल, एरोसोल क्या होता है? एरोसोल, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि एरोसोल होता क्या है। देखो, एरोसोल एक तरह का कोलाइडी मिक्सचर है। कोलाइडल मिक्सचर है क्या? एरोसोल। अब देखो, एरोसोल में होता क्या है अगर हम बात करते हैं तो, एरोसोल, एरोसोल में क्या होगा? एरोसोल में होता है वायु प्लस ठोस कण, या हम बोले तो गैस में ठोस, गैस में ठोस घुला रहता है ना, ये चीज आपको याद रखनी है एरोसोल। अब यहाँ पर देखो, गैस में ठोस किस, कौन सी ऑप्शन में घुला? क्या नदी में जल गैस में ठोस है? नहीं। दूध में गैस? नहीं। रुधिर में? नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? धुआं। धुएं में क्या होता है? धुएं में वायु में कण होते हैं, किस चीज के? सल्फाइड के कण होते हैं, कार्बन के कण होते हैं, और भी बहुत से जो गैसेस होती हैं वो निकलती रहती हैं, तो धुआं प्रॉपर एरोसोल का उदाहरण बन जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। धूम कोहरा, धूम कोहरा मतलब धुएं से जो कोहरा बना हुआ है। हम देखते हैं ना, धुएं में जाते हैं तो हमारी आंखें जलने लगती हैं। तो आपसे पूछा गया कि आंखों के जलने का मेन कारण क्या है अगर हम धुएं में जाते हैं तो? देखिए, आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या परोक्सिन एसिटिल नाइट्रेट। सही आंसर क्या हो जाएगा? परोक्सिन। ठीक है, एसिटिल नाइट्रेट। देखो, ये चीज आपको याद रखनी है ना, इंपॉर्टेंट है, प्लीज भूलना मत, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? परावैंगनी किरणें, यूवी रेस का अवशोषण कर रही हैं, ऐसी कौन सी किरणें हैं, ऐसी कौन सी वायुमंडल में चीज है जो कि यूवी रेस का अवशोषण कर लेती है? मीथेन, ओजोन, हीलियम, या नाइट्रोजन। क्या है सही आंसर? ओजोन। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो यूवी रेस होती है ना, इनका अवशोषण क्या करते हैं? फॉस्फेट्स भी होते हैं, फॉस्फेट होते हैं कुछ, वो भी अवशोषण कर लेते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव कौन सा होता है? कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन, आपका ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ, या उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, है ना। और भी चीजें हैं जिनका मैंने आपको बताया था, केआई से भी आप कर सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड का भी आप उपयोग कर सकते हो, और इसके अलावा और भी चीजें हैं। लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो उपयोग करते हैं हम सिल्वर आयोडाइड का, है ना, मुख्य रूप से हम सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं, है ना। लेकिन इन तीनों का उपयोग किया जा सकता है। सूखी बर्फ कौन सी होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्या होती है? सॉलिड CO2, उसे हम बोल देते हैं सूखी बर्फ। ये चीज आपको याद रखनी है। सिल्वर आयोडाइड मतलब AgI, और सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन, मीथेन, इथेन, और इथिलीन। क्या होती है? देखो, अगर हम सही आंसर देखें तो एसिटिलीन भी फलों को पकाती है और इथिलीन भी फलों को पकाती है। लेकिन ये वाली जो गैस है ये है बैन, बैन कर दिया गया है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, बैन बाई गवर्नमेंट। और ये वाली, इसको उपयोग में आप कर सकते हो, मतलब इससे क्या है? परमिट है, परमिट है, आप इसे उपयोग में कर सकते हो। अब इसे बैन क्यों किया गया है? क्योंकि बैन का रीजन ये है क्योंकि ये शरीर को हानिकारक देती थी, इसकी विषैली प्रवृत्ति, विषैली प्रवृत्ति के कारण बैन लगाया गया है इस पर। और ये क्या करती है कि ये शरीर के लिए हानिकारक, शरीर के लिए हानिकारक है ये, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? ओजोन का ह्रास मतलब ओजोन को खत्म कर रहा है, ओजोन को कम कर रहा है। बेंजीन, DDT, इथिलीन ओजोनाइड, ओजोनानाइड, या फिर मेथिल ब्रोमाइड। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है मेथिल ब्रोमाइड। ये चीज आपको याद रखनी है, मेथिल ब्रोमाइड खराब कर रहा है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, एक चीज और आपको याद रखनी है, हेलोन की। किस चीज की? हेलोन, है ना। ये देखो एडिशनल जानकारी है जो कि क्वेश्चन आए हैं। हेलोन, जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो ये चीज मैंने देखी थी, एक क्वेश्चन हेलोन का था जो कि पूछा नहीं गया, पर पूछने लायक चीज है ये, जो पूछी जा सकती है आपसे। तो हेलोन एक ऐसी चीज होती है जिसका हम उपयोग करते हैं किसमें? अग्निशामक में। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे हम बोलते हैं क्या? हेलोन। फिर से लिख देता हूँ। हाँ, इसे हम बोलते हैं हेलोन।
हेलोन, ठीक है। तो हेलोन होता है जिसका हम उपयोग अग्निशामक में करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मेथिल क्लोरोफॉर्म की, ठीक है, याद रखना है आपको, मेथिल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इस चीज का आप उपयोग किस चीज में करते हो? इसका उपयोग आप करोगे औद्योगिक प्रक्रियाओं में विलायक रूप में, मतलब कि इसका उपयोग आप सॉल्वेंट के तौर पर करते हो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। एक और दो, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं फिर बच्चों से बनते नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन साधारण नाम है। एस्पिरिन किस चीज का साधारण नाम है? देखिए एस्पिरिन क्या होती है, एक तरह की दवा होती है, मतलब मेडिसिन, मेडिसिन होते हैं। किस चीज में लिया जाता है इसको? पीड़ानाशी, है ना। जैसे आपको बहुत ज्यादा सिर वगैरह दुख रहा हो तो आप, विज्ञापन भी आता है एस्पिरिन लो, तो एस्पिरिन से क्या होता है, सिर दुखना बंद हो जाता है, मतलब कि पीड़ानाशी का काम करता है। एस्पिरिन मिलता किस चीज से है? इसे हम प्राप्त किस चीज से करते हैं? इसे हम करते हैं प्राप्त किस चीज से? बताइए, सही आंसर इसका क्या है? सैलिसेट बिलो, है ना। क्या है? सैलिसेट बिलो, पूरा आंसर ये है, सैलिसेट बिलो के पेड़ से हम इसे प्राप्त करते हैं। कई बार ऑप्शन में आपको केवल बिलो मिल जाता है, लेकिन पूरा पूरा नाम क्या है? सैलिसेट बिलो। क्या है? सैलिसेट ब्लू, ठीक है ना, ये है सही आंसर। तो अब यहाँ पर आपको बोलना है एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है? सैलिसेट का, सैलिसिक एसिड का, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का, या फिर मेथिल सैलिसिलेट का। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड, है ना। याद रखना है आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? जैव सेल का मतलब ये होती है, वो सेल क्या होता है? किसी चीज को कवर करने वाला, इसे हम बोलते हैं सेल, कवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं सेल। अब आपको बोलना है जैव सेल का उदाहरण कौन सा है? जैव सेल किस चीज का उदाहरण है? सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोयला, ठीक है। जैव सेल मतलब कोयला। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों से क्या हो सकता है? गामा किरणों से क्या हो सकता है? छींकना, जीन म्यूटेशन, ज्वर या जलन, क्या हो सकता है? गामा एक कैसी होती है? रेडियो एक्टिव किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं? रेडियो एक्टिव रेस होती है ये, और रेडियो एक्टिव रेस होने की वजह से क्या होता है? जीन म्यूटेशन होने लगता है। आपने देखा होगा कि जो एटॉमिक बॉम्ब होता है, एटॉमिक बॉम्ब, दो बॉम्ब गिराए गए थे, आप एक जानते हो, एक तो आप लिटिल को जानते होगे, लिटिल बॉय, और एक आप जानते होगे फैट बॉय को, है ना। ये कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1946, और इसे कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1946, है ना। ये आपको पता है, अच्छे से पता है, 1945 है, 6 नहीं है, ठीक है। 1945 में, और कहाँ गिराया गया था? जापान में इसे गिराया गया था, हिरोशिमा में, और इसे गिराया गया था नागासाकी में, नागासाकी। और आपने देखा होगा कि आज भी जो इन दोनों क्षेत्रों के बच्चे हैं, वो कई जगह पे अपंग पाए जाते हैं, है ना। कई विकार होते हैं उनमें, कोई दिमाग से अपंग होता है, तो किसी के पैर ठीक से डेवलप नहीं होते, किसी के हाथ से ठीक से डेवलप नहीं होते। तो ये किस चीज का उदाहरण है? ये जीन म्यूटेशन का उदाहरण, मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ में वो क्षमता होती है कि जीन म्यूटेशन कर देता है, मतलब जीन का उद्विकास कर देता है। तो इसीलिए ये गामा किरणें एक रेडियो एक्टिव रेस है, इस वजह से वो क्या करेंगे? जीन म्यूटेशन कर देंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? ओ, ये रिपीट हो गया है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम सही क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? सेम चीज है, एक्वालंग्स मतलब पानी के अंदर, ठीक है। जब वो पानी के अंदर सांस लेते हैं तो गोताखोरों कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाता है? अभी हमने पढ़ा है, ऑक्सीजन के साथ आप क्या मिला सकते हो? नाइट्रोजन नहीं मिला सकते, हाइड्रोजन नहीं मिला सकते, मीथेन नहीं मिला सकते। क्या मिलाते हो? हीलियम को मिलाते हो, और किस अनुपात में मिलाते हो? 3:1 के अनुपात में, है ना। ये चीज आपको याद रखना है। इसका यहाँ पर इसका रीजन क्या है? एक तो रीजन ये है कि हल्का, और दूसरा रीजन क्या है? ये क्या होती है? शुद्ध ऑक्सीजन कैसी होती है? बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इस वजह से। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी क्वेश्चन हम कल देखेंगे इसी समय पर। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।